रोटेशनल डायनेमिक्स का 2.4 अच्छी तरह से ध्यान देना है। हेडिंग डाल देता हूं मैं, रोटेशनल डायनामिक्स। आज का लेक्चर है हमारा 2.4। ठीक है, अच्छी तरह से सब लोग को मेरी बात समझनी है। सपोज कीजिए अभी आपने कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा था, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपने लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए आपने ये फॉर्मूला कैसे लिखा। आपने लिखा सबमिशन ऑफ 1 to n mi ri का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने कल लिखा। इसी का टोटल मतलब एम आर स्क्वायर होता है, कोई बुरी बात नहीं। बट अगर आपने मेरा कल का लेक्चर अटेंड किया तो मैंने आपको पहले एक इंटीमेशन दे दिया था कि जब भी आप सबमिशन इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब वो पार्टी एक डिस्क्रीट बॉडी है। और आपने देखा हमारे डायग्राम में हमने कहीं पे m1, कहीं पे m2, कहीं पे m3 ऐसा ऐसा कर किया था। इसका मतलब वो पार्टिकल डिस्क्रीट की तरह ही ट्रीट की गई थी, तभी तो आपका फाइनल आंसर सबमिशन में आया। पर अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप एक डिस्क्रीट बॉडी के लिए नहीं लिखना चाहते, तो आप किस अंदाज में उसको पेश करेंगे? मैंने बोला जब भी आप डिस्क्रीट बॉडी के लिए नहीं लिखना चाहते तो आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें। तो आप फॉर्मूला लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। ये वाले फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करें। जरा इस फॉर्मूले को मैं आपको समझाता हूं। ये जो साइन आपको दिख रहा है उसके बदले आपने इंटीग्रेशन सबमिट कर दिया। यहां पे आर की जगह पे आपको आर का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। बस एक फर्क आपने नोटिस किया यहां पे, क्योंकि आप m1 m2 m3 नहीं करते कंटिन्यूअस बॉडी में। कंटिन्यूअस बॉडी में आप डीएम करते हो। बेसन के लड्डू का अगर एग्जांपल मेरा याद होगा कल के लेक्चर का, तो अगर आपने किसी को बेसन का लड्डू ऑफर किया खाने के लिए तो वो उसमें से डीएम निकालेंगे। अगर उनको पूरा का पूरा लड्डू नहीं खाना तो ही विल टेक आउट अ डीएम फ्रॉम द बेसन का लड्डू, ठीक है ना। एंड यू कैन ऑल्सो अगेन पुट द डीएम इनसाइड द लड्डू ऑल्सो। आपने थोड़ा सा डीएम निकाला यानी कि आपने छोटा सा मास निकाला। और अगर आपने छोटा सा मास निकाला और अगर आपने उस मास को वापस बेसन के लड्डू में चिपका दिया तो इंटीग्रेशन हो गया। सो जब आप एम आई लिखते हैं तो उसका मतलब है आप m1 m2 m3 m4 अलग अलग पार्टिकल की बात कर रहे हैं। m1 m2 m3 इज लाइक बूंदीज ऑफ द बूंदी का लड्डू। बट हियर यू कैनॉट सी डिफरेंट पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई यूजिंग अ स्मॉल मास। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आपको फाइनल आंसर एम आर स्क्वायर ही मिलने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट लिखने का तरीका अलग अलग है। दिस थिंग इज स्पेशली फॉर अ डिस्क्रीट बॉडी, ठीक है, एंड दिस थिंग इज स्पेशली फॉर अ होमोजीनियस बॉडी। याद बात को अच्छी तरह से रखनी है। फॉर्मूलाज देख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों फॉर्मूलेस का फाइनल आउटकम सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं है। अभी जो हमने डेरिवेशन किया उसमें समेशन का इस्तेमाल किया था, उसके बदले इंटीग्रेशन डाल दिया, आर स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर, खाली एम के बदले डीएम। क्यों डीएम लिखा ये बात भी हमने समझा दिया। इज दिस क्लियर विद ऑल ऑफ यू? क्या ये बात सब लोग के दिमाग में क्लियर है? कब ये वाला इस्तेमाल करना है, कब ये वाला इस्तेमाल करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए? ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस थिंग? गिव मी अ यस और नो फॉर दिस फॉर्मूलाज। फटाफट यस और नो आना चाहिए सब लोगों का। चलो रिप्लाई करो। जब यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने बोला था ये यूज करना है, तो ये कैसे यूज करना है, यूज करेंगे। उसका टेंशन मत लो अभी, खाली हाँ या ना हो जाए बस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल के लेक्चर में अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का हम लोगों ने क्या किया था, एक्सप्रेशन डिराइव किया था।
ठीक है, किसका एक्सप्रेशन डिराइव किया था? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया। आज के लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। ना व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, जरा हेडिंग डाल देते हैं हम लोग सबसे पहले और समझने की कोशिश करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, नाम देखिए, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, नाम सुन के लीजिए। और इसको दूसरी तरह से कैसे बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहली बात, क्या आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में जानकारी पता है? लीनियर मोमेंटम, जब लीनियर मोमेंटम की बात आती है तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ सबके दिमाग में आना चाहिए, सेकेंड लॉ सबके दिमाग में आना चाहिए। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि P इज mv। ये सब लोगों को पता होगा। पर जब आप लीनियर वेलोसिटी या मास की बात कर रहे हैं यहां पे, तो लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंटम होता है वो आप लीनियर मोशन में लगाते हैं ना। लीनियर मोशन मतलब क्या? एक बंदा ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। ट्रांसलेशन मतलब क्या? एक बंदा सीधी लाइन में जा रहा है, तो क्या उस बंदे के पास मास है? हाँ। क्या उस बंदे के पास वेलोसिटी है? हाँ। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपको उस बंदे का लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। But here in this topic, we are not talking about linear momentum. Are we talking about linear momentum? No. We are talking about angular momentum. What does angular momentum means? सब लोग को मेरा वॉइस क्लियर है? Everybody. Any vibrating sound? Crystal clear sound? Hello, mic check, mic check. 1 2 3 1 2 3. Crystal clear sound? Okay. अक्षिता तिवारी, आप प्लीज अपना चेक कीजिए। ठीक है, एवरीथिंग ऑलराइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि आप लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम, राइट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम, linear momentum is mass into velocity, but we are not interested about linear momentum, we are interested about angular momentum। angular momentum मतलब एक ऐसे बंदे के पास मोमेंटम जो रोटेशनल मोशन कर रहा है। जो बंदा रोटेशनल मोशन करता है उसके पास एंगुलर मोमेंटम नाम की चीज होती है। जो बंदा लीनियर मोशन करता है उसके पास लीनियर मोमेंटम की बात होती है। तो अगर आप बात कर रहे हो एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो एंगुलर मोमेंटम डिनोट किया जाता है एल से। इट इज डिनोटेड बाय एल। एल से आप एंगुलर मोमेंटम डिनोट करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो जरा अच्छी तरह से आप बात को समझेंगे। ठीक है ना? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर है, इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आप एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले को आरपी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। आयो बचपन में कभी ना कभी तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स यानी कि मैथमेटिकल मेथड, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट नाम की आपने चीज सुनी होगी। इसमें जो आर वेक्टर आप देख रहे हो उसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर, और जो पी वेक्टर आप देख रहे हो उसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम वेक्टर। ये दो बातें भी आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर आप पोजीशन वेक्टर का मतलब अभी हमने देखा है डायग्राम में, अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने R1 R2 R3 जो मार्क किया था डायग्राम में, ये देखिए R1 R2 R3, ये देख रहे हैं आप जो मार्क किया था, ये सब चीज आपके पोजीशन वेक्टर्स हैं। अगर आपने किसी भी पोजीशन वेक्टर को लीनियर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा
वो आंसर आपका एंगुलर मोमेंटम होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि आपने इसके पहले और कौन कौन से फॉर्मूले सीखे, इसके पहले आपने एक फॉर्मूला सीखा है v का, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर पी, बस दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से साइन थीटा यहां पे आता है। आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट हम कब लगाते हैं, जब आप एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ कर रहे हो और आपका फाइनल आंसर भी एक वेक्टर आ रहा हो, तो इसलिए साइन थीटा आता है। हमें अभी रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट को लगा के ये वाला फॉर्मूला हमें डिराइव करके दिखाना है। कौन सा वाला फॉर्मूला? आरपी वाला। अब आरपी वाला फॉर्मूला डिराइव नहीं करके दिखाना, हमें आरपी वाले फॉर्मूले की मदद से रोटेशनल मोशन में किस तरह से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा। एक फॉर्मूला आता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, वो वाला फॉर्मूला हमें डिराइव करके दिखाना। अब एल इज इक्वल टू आई ओमेगा फॉर्मूला कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अभी पहले ये पेज सबको समझ में आ रहा है कि यहां तक एवरीबॉडी इज ओके विद दिस थिंग? ये वाला फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस थिंग? हमें क्या प्रूव करके बताना है बताता हूं मैं अभी आपको। गिव मी अ यस और नो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला देखा होगा सब लोगों ने, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझो। अगर मैं दूसरे पेज पे आऊं और अगर मुझे कोई बोलता है कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, क्या है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कल का पूरा लेक्चर पढ़ा और मुझे किसी ने बोला कि जो काम लीनियर मोमेंटम में मास करता है वो काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो अगर यहां पे P लिखा है तो अगर रोटेशनल मोशन चैप्टर में आऊंगा तो वहां L लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज लीनियर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, इक्वल टू साइन। अगर यहां M लिखा है तो यहां I लिखना पड़ेगा, और अगर यहां V लिखा है तो यहां ओमेगा लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले से एक रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला तैयार कर दिया। क्या किया? लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी। काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। पर ये फॉर्मूला आया कहां से? क्या सीधा मैच करके मैं लोगों को बता दूं कि भाई ऐसा करो तो ऐसा हो जाता है? नहीं, मुझे पता है कि एंगुलर मोमेंटम का जो स्टार्टिंग में सबसे बेसिक फॉर्मूला था वो L इज इक्वल टू आरपी था। ये मुझे फॉर्मूला पता है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। पर ये फॉर्मूला इस चैप्टर में कैसे आया ये हमें अभी डिराइव करके बताना। पर आपको मैपिंग तो समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मैपिंग। लाइक इधर से ऐसा कैसे आया, एम की जगह पे आई क्यों लिखा आप लोग को पता है, क्योंकि कल से हम लोग ये बात करते आ रहे हैं कि जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही सेम काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। वी की जगह पे ओमेगा आपको ये पहले से ही पता है, पी की जगह पे एल आपको पहले से पता है। हम लोग का काम अभी अगले पेज में ये है कि हमें ये वाला फॉर्मूला डिराइव करके बताना। सबसे पहले मैं डायग्राम आप लोग के लिए बना देता हूं, सेम डायग्राम रहेगा जो हमने काइनेटिक एनर्जी में बनाया था, कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए ये आपकी एक रिजिड बॉडी है, सपोज कीजिए उस रिजिड बॉडी से आपका एक एक्सिस पास हो रहा है इस तरह से, ये आपके रिजिड बॉडी का एक्सिस है, ये आपके एक्सिस का सेंटर है। सपोज कीजिए यहां पे एक पार्टिकल है, उनका नाम m1 है, वो r1 डिस्टेंस पे है और उनके पास जो वेलोसिटी है वो v1 है। सपोज कीजिए आपके पास और एक पार्टिकल है, उनका नाम m2 है, उनकी खुद की वेलोसिटी v2 है और वो r2 डिस्टेंस पे है। आप ऐसे करते करते आप कंसीडर कर लीजिए mn पार्टिकल, उनकी वेलोसिटी vn हो जाएगी और उनके खुद का डिस्टेंस rn हो जाएगा। ये डायग्राम मैंने कल भी बनाया था, आज भी सिमिलर डायग्राम बनाया है। इस एक्सिस के अलोंग आपका ऑब्जेक्ट ओमेगा से घूमेगा और ये आपका AOR है, यानी कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगेन आपने एक बात ध्यान देनी है, अभी भी मैंने डिस्क्रीट बॉडी ही कंसीडर की है। डिस्क्रीट बॉडी का मतलब आप m1 m2 m3 अलग अलग चुन्नू मुन्नू पार्टिकल्स देख सकते हो।
हर एक पार्टिकल के पास उसकी खुद की टेंजेंशियल यानी कि लीनियर वेलोसिटी है, और हर एक पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप एक एक डिस्टेंस देख पा रहे हो। अब हमें इसी डायग्राम की मदद से ये वाला फॉर्मूला डिराइव करके दिखाने की कोशिश करनी है, और हम लोग हमारा जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला हमने लिखा था आरपी साइन थीटा वाला फॉर्मूला, हम इसका भी इस्तेमाल यहां पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर साइन थीटा हम हटा देते हैं तो आपका फॉर्मूला सिर्फ आरपी हो जाएगा। मतलब अगर थीटा बराबर 90 डिग्रीज हो जाए तो आपका सिर्फ फॉर्मूला आरपी आ जाएगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ये फॉर्मूले तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो लास्ट लेक्चर में भी किया है, सबसे पहले V1 लिखो। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? V इज इक्वल टू आर ओमेगा, R1 ओमेगा। V2 लिखो, R2 ओमेगा, डॉट 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 Vn लिखो, Rn ओमेगा। क्या लिखा ये सब चीजें? ये सब चीजें जो लिखी इनको बोला जाता है लीनियर वेलोसिटी, और आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। किसका किसका लीनियर वेलोसिटी, किसका टेंजेंशियल वेलोसिटी? ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी। क्योंकि V1 हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, इस M1 पार्टिकल की वेलोसिटी V1 है, M2 पार्टिकल की वेलोसिटी V2 है, M3 पार्टिकल की वेलोसिटी V3 होगी, Mn पार्टिकल की वेलोसिटी Vn होगी। अगर कोई बच्चा है जिसके दिमाग में ये चीज नहीं बैठती कि हर एक बंदे के पास अलग अलग वेलोसिटी क्यों बताते हो, तो जरा बिल्कुल ध्यान से बात समझना, इसको आप रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये एक कर्व्ड रोड है, दिस इज अ कर्व्ड रोड। इस कर्व्ड रोड में एक बस अब टर्न लेने जा रही है। ये जो बस है इसका टॉप व्यू मैंने आपको दिखाया, यहीं पे कहीं पे ड्राइवर बैठा होगा, यहां पे पीछे सारे के सारे पैसेंजर्स बैठे होंगे। जब ये गाड़ी इस तरह से टर्न लेगी, हर एक पैसेंजर पे, हर एक पैसेंजर की एक खुद की टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है जिससे वो बाहर की तरफ गिरेगा जब ये गाड़ी इस तरह से टर्न लेगी। और अगर ड्राइवर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है तो वो इस टर्न में अपनी स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करेगा। पर ड्राइवर जब इस टर्न में अपनी गाड़ी घुमाता है वो इतना बाहर की तरफ नहीं गिरता है जितना ये लास्ट वाला पैसेंजर गिरता है। कभी सोच के देखना, ड्राइवर को ना इतना बाहर की तरफ झटका नहीं लगता। लोगों से अगर पूछोगे कि तुम लास्ट वाली सीट क्यों प्रिफर नहीं करते, एक तो लोग तुम्हें दो रीजन देंगे। लास्ट वाली सीट पे गाड़ी बहुत उछलती है, बिकॉज लास्ट वाली सीट में सस्पेंशन इतना आता नहीं है तो गाड़ी बहुत उछलती है। दूसरी चीज, जब कोई गाड़ी टर्न लेती है तो जो लास्ट में बैठे हुए लोग होते हैं ना वो सबसे ज्यादा बाहर की तरफ गिरते हैं, ड्राइवर सबसे कम गिरता है। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा बाहर की तरफ गिरने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑफ गोइंग दिस वे, दिस इज द वेलोसिटी विथ विच यू आर थ्रोइंग आउट। आप बाहर की तरफ गिर रहे हो, वो आपकी खुद की वेलोसिटी है जिसके तरफ से आप बाहर गिर रहे हो। ये हो सकता है ड्राइवर की वेलोसिटी है, ये हो सकता है किसी पैसेंजर नंबर 2 की वेलोसिटी है। ऐसे गाड़ी में बैठे हुए हर एक पैसेंजर के पास उसकी खुद की एक टेंजेंशियल यानी कि लीनियर वेलोसिटी होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो। अब इसमें ये जो बस है उसको आपको बॉडी कंसीडर करना है, और बस के अंदर के जो पैसेंजर्स है उसको आपको पार्टिकल कंसीडर करना है। बस को रोटेशन मोशन करते हुए कंसीडर करना है, और ये जो पार्टिकल्स होंगे वो सर्कुलर मोशन करेंगे, इसलिए उनके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि एक लीनियर वेलोसिटी आएगी जिसको आप ऐसे बनाते हो, जिसको मैंने अभी भी ऐसे बनाया। ये पूरा ऑब्जेक्ट घूमता है, दिस पूरा ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस,
पर हर एक पार्टिकल के पास उसकी खुद की टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है जब ऐसा कार्यक्रम होता है। और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी बस में बैठे बैठे हर एक पैसेंजर को एक्सपीरियंस होता है। सबसे कम जिसको एक्सपीरियंस होता है वो सबसे कम होता है जो ड्राइवर होता है और जो उसके साथ बैठा होता है पीछे की तरफ। जैसे जैसे पीछे पीछे आते जाओगे आपको ज्यादा बाहर की तरफ झटका मिलेगा, इसका मतलब आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बाहर की तरफ ज्यादा होगी। क्या ये एग्जाम्पल से ये अंडरस्टैंड होने में सबको मदद हो रही है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग क्यों हम लोग V1 V2 V3 लिखते हैं हर एक पार्टिकल का? क्या ये सब चीज दिमाग में क्लियर है? आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ईशांत, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है L इज इक्वल टू RP साइन थीटा। सब लोग को पहले इसका रिप्लाई देना है। आप बाहर की तरफ गिर रहे हैं, आप अगर बाहर की तरफ गिर रहे हैं तो आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी ना। बाहर की तरफ गिरने का मतलब क्या है? इफ यू आर थ्रोइंग आउट इट इज सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। मुझे पहले ये बात सब लोग बताएंगे, अगर आप बाहर की तरफ गिर रहे हैं तो वो सेंट्रीपिटल होगा कि सेंट्रीफ्यूगल होगा? सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो इसलिए वेलोसिटी सेंटर की तरफ जाएगी कि बाहर की तरफ जाएगी? आप कभी बस में बैठे हो, कभी कार में बैठे हो, कभी ये चीज एक्सपीरियंस की है तो आपको ये चीज बेटर समझ में आएगी। अगर एक्सपीरियंस नहीं किए तो बस वाला एग्जांपल आप लोग के लिए है ही नहीं। फिर आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको बस में जाके बैठना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कार में कि जब वो टर्न लेता है तो आप बाहर की तरफ गिरते हो तो बाहर की तरफ गिरने वाली वेलोसिटी आप टेंजेंशियल वेलोसिटी बनाते हो। आई होप एवरी गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि हम हर एक पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी किस खुशी में बनाते हैं? Everybody is understanding this thing. Shall I move forward? Everybody is comfortable with this thing. ईशांत आपका पहला लेक्चर है क्या ये? इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर? जो लोग हमारे साथ सर्कुलर मोशन से बने हुए हैं उन लोग को मैंने टायर, बारिश के पानी, इन सब का एग्जाम्पल दिया है कि नहीं दिया है? बराबर है कि नहीं है? ईशांत, इज योर फर्स्ट लेक्चर? देन वर यू प्रेजेंट जब मैंने सर्कुलर मोशन में बारिश के पानी का एग्जाम्पल दिया था, जब टायर से पानी उड़ रहा था? किसी को याद है वो? याद है? फिर उसमें जब अगर आपको समझा तो इसमें भी समझना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड जब टायर से पानी गिरता है तो वो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी से गिरता है। आप जब ये बस से बाहर की तरफ गिरते हैं तभी भी आप टेंजेंशियल वेलोसिटी से ही गिरते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? आरपी साइन थीटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं वही आपको बता रहा हूं। इट इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। स्टेप आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि V इज इक्वल टू R ओमेगा में V1 पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, R1 उस पार्टिकल का डिस्टेंस, और ओमेगा उस पार्टिकल यानी कि पूरे बॉडी के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी। जो पूरे बॉडी के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी होगी क्लास, वही आपके पार्टिकल की भी एंगुलर वेलोसिटी होगी। पूरे बॉडी की और पार्टिकल्स की घूमने की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, सबकी अपनी खुद की टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग होती है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अब अगर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है तो क्यों ना हम लीनियर वेलोसिटी की मदद से लीनियर मोमेंटम पहले निकालें। तो अगर आप लीनियर वेलोसिटी के मदद से लीनियर मोमेंटम निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप पहले वाले पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो पहले वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम आएगा उसका मास और उसकी वेलोसिटी। पहले वाले पार्टिकल का मास और पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी तो आपके पास है। आप लिख सकते हो m1 v1 की जगह पे आप लिख सकते हो r1 ओमेगा। आपने अभी अभी v1 का फॉर्मूला निकाला r1 ओमेगा, तो वो आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप दूसरे पार्टिकल की मोमेंटम निकालिए, m2 v2 m2 r2 ओमेगा डॉट 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 nth पार्टिकल का आएगा mn vn mn rn ओमेगा। ये क्या निकाला आपने अभी? व्हाट आर दीज? दीज आर लीनियर मोमेंटम ऑफ
ईच पार्टिकल। अब अगर आपके पास हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है तो आप तैयार हैं एंगुलर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला यूज करने के लिए। आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल टू आर पी। ठीक है, L इज इक्वल टू आर पी। तो अब आप क्या कर सकते हो? वी नो दैट L इज R इंटू पी। तो जरा हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम लिख के दिखाते हैं। ये L हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है। तो L1 पहले वाले पार्टिकल क्या आएगा? R1 P1 R1. What is P1? You have a formula here, M1 R1 omega. How can you write this? M1 R1 square omega. दूसरे वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? R2 P2 R2 P2 कितना है? M2 R2 ओमेगा। M2 R2 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 का स्क्वायर ओमेगा। ऐसे करते करते nth पार्टिकल का कितना होगा? Rn Pn। Rn Pn कितना है? Mn Rn ओमेगा। Mn Rn और Rn मिलके कितना हो जाएगा? स्क्वायर, और ये आ जाएगा ओमेगा। साइन हम लोगों ने मैक्सिमम कंसीडर किया है, साइन 90 कंसीडर किया है, लिखा है मैंने यहां पे थीटा 90 कंसीडर किया है, बिकॉज पोजीशन वेक्टर जब भी बनता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इट इज ऑलवेज एट अ 90 डिग्री एंगल। तो थीटा हम लोगों ने 90 कंसीडर किया, तो क्लास साइन 90 कितना होता है? साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1। साइन 90 होता है 1, ये सबको पता है। तो अगर आप यहां पे 1 पुट अप करेंगे तो सिर्फ आरपी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए अब ये आपके पास क्या आया? अभी आपके पास ये चीज क्या आई? दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। अब थोड़ा एक रिकैप मार लेते हैं फटाफट। रिकैप में हमने सिर्फ अभी तक से 3 स्टेप्स किए और एकदम सिंपल स्टेप्स हैं, एकदम सिंपल स्टेप्स हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे, हम जो भी चीज पहले वाले स्टेप में निकालते हैं उसको हम दूसरे में पुट करते हैं, जो हम दूसरे में निकालते हैं उसको हम तीसरे में पुट करते हैं। स्टार्टिंग क्या किया आपने? सबसे पहले आपने हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी निकाली। आई होप लीनियर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। पहले वाले पार्टिकल की v1 r1 ओमेगा, वैसे v2 r2 ओमेगा। ऐसे करते करते यहां पे nth पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो सबके ना लिखते हुए आप डायरेक्टली nth पार्टिकल का लिख रहे हैं। nth मतलब आखिरी पार्टिकल भी आप मान सकते हैं। पहला स्टेप अगर आपके दिमाग में क्लियर है, ये जो आया सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने यहां इस्तेमाल करने की सोचे। हमने क्या निकाला? हमने लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल निकाला। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज mv। पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम m1 v1, पर v1 अभी अभी आपने निकाला था, ये देखिए r1 ओमेगा। तो आपने v1 की जगह पे r1 ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहला पार्टिकल का डन हो गया। p2 दूसरे पार्टिकल का मास, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी। v2 आपने अभी भी निकाला, वो आपने यहां सब्स्टिट्यूट किया, दूसरे पार्टिकल का डन। pn तक आइए, ऐसे करते p3 p4 p5 ऐसे करते करते कहां तक आएंगे? nth पार्टिकल तक आएंगे। mn vn, vn आपने निकाला कि नहीं निकाला? अभी rn ओमेगा, वो आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया rn ओमेगा। सेकेंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको पता है कि नहीं है? L बराबर rp होता है। तो पहले पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाले ये वाले फॉर्मूले से। पहला पार्टिकल L1, उसका डिस्टेंस R1 और उसका P1। P1 अभी अभी निकाला था, ये देखिए सब्स्टिट्यूट किया, ये R1 पहले से जो फॉर्मूले में था, और ये P1 के साथ और एक R1 आता है, दोनों मिलके R1 का स्क्वायर हो जाता है। दूसरे वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? R2 P2। P2 अभी अभी आपने लिखा, ये लिख दीजिए यहां पे, ये वाला R2 और ये वाला R2 मिलके R2 का स्क्वायर हो जाता है। ऐसे करते करते nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? Rn Pn, Pn ये रहा, पुट किया, Rn 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 स्क्वायर हो गया।
क्या आपको 3 स्टेप सब लोग को समझ में आए? एकदम सिंपल स्टेप्स है, कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। पहले निकालना है, उसको दूसरे में पुट करना है, दूसरे को निकाल के तीसरे में पुट करना है, बस पुटिंग करते जानी। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस थिंग? गिव मी अ यस और नो फर्स्ट 3 स्टेप्स। फर्स्ट 3 स्टेप्स इज एवरीबॉडी ओके विद दिस थिंग? आई हैव गिवन अ रिकैप आल्सो। ध्यान है, समझ में आएगा, ध्यान है, समझ में आएगा। गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? रिप्लाई ऑल ऑफ यू शुड गिव अ रिप्लाई। अंडरस्टैंडिंग है? सब लोग अंडरस्टैंडिंग है? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आपको एंगुलर मोमेंटम बॉडी का चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले मुझे ये बताओ, आर वी इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, राइट? आप चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी निकालना, ये आपका महत्व है, ये आपका इंपॉर्टेंस है। और आपने अभी क्या निकाला? आपने निकाला एंगुलर मोमेंटम हर एक चुन्नू मुन्नू पार्टिकल का। क्या करूं कि मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी चाहिए? चुन्नू मुन्नू पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम से बॉडी की एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगी? क्या लगता है आपको? आइडिया दो मेरे को। कल भी आपने चुन्नू मुन्नू पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाला था, फिर टोटल बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला, बताओ मेरे को। कल का अगर आपको याद होगा तो कल आपने चुन्नू मुन्नू पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी निकाला था। ये देखो, सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल निकाला था। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कैसे निकाला? सारे चुन्नू मुन्नू पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अगर मैं यहां पे भी ऐसे ही करूं, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी के बदले जो दिमाग लगाया वो यहां पे लगाऊं? तो अगर मैं एल निकालना चाहता हूं, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो सारे पार्टिकल का अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दिया तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? अब आपको ये बात समझ में आ रही है सारे चुन्नू मुन्नू लोगों का एंगुलर मोमेंटम क्यों निकाला? हर एक चुन्नू मुन्नू का एंगुलर मोमेंटम अगर ऐड कर दिया जाए तो पूरे बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है? पर चुन्नू मुन्नू लोगों का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए सबसे पहले उन चुन्नू मुन्नू लोगों का लीनियर मोमेंटम निकाला, पर लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए उन चुन्नू मुन्नू लोग का लीनियर वेलोसिटी निकाला। इसलिए 3 स्टेप लग गए। अब 3 स्टेप से फाइनल आंसर आने में 1 स्टेप लगेगा। इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेप? ये जो मैंने अभी लिखा, गिव मी यस और नो फॉर दिस स्टेप। क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रही है? If we add up the angular momentum of every particle, then we will get the angular momentum of the entire body. कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर स्टार्ट करूं, अभी ऐड करना स्टार्ट करूं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। पहले वाले बंदे का एंगुलर मोमेंटम लिखो, m1r1 स्क्वायर ओमेगा। दूसरे वाले बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखो, m2r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 डॉट। आखिरी वाली पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखो, mn स्क्वायर ओमेगा। वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि सब में ओमेगा ओमेगा सेम है, तो ओमेगा को चुपचाप बाहर निकाल लेना चाहिए। तो ओमेगा अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, डॉट 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 mn स्क्वायर, और बाहर आ गया ओमेगा। बराबर है कि नहीं? ओमेगा कॉमन ले लिया। अब जब मैंने इस वाली चीज को देखा तो मेरे को हुआ कुछ क्लिक। मेरे को लगा आइला, इसको तो किधर देखा है, इसको मैंने किधर तो देखा है। ये रहा, देख लो, एग्जैक्टली वही है। देखो 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 देखो, m1r1 का स्क्वायर, m2r2 का स्क्वायर, डॉट 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 mn का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? सबमिशन ऑफ ये। इसका मतलब क्या होता है? आई। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म इज एक्चुअली योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या मैं इस पूरे टर्म के बदले आई लिख सकता हूं और वो बचा हुआ ओमेगा लिख सकता हूं? अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आपसे यही कहा था कि हमें ये वाला नया फॉर्मूला इस वाले पुराने फॉर्मूले से डिराइव करना है। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। हो गया डिराइव। डिड यू अंडरस्टैंड द थिंग रिटन इन बैटरी? बैटरी बोल रहा हूं, थिंग रिटन इन ब्रैकेट इज एक्चुअली मोमेंट ऑफ
इनर्शिया यानी कि एम आई, गिव मी यस और नो इफ यू अंडरस्टूड दिस। 3 स्टेप एडिशन फाइनल आंसर, बात खत्म। 3 स्टेप एडिशन फाइनल आंसर, बात खत्म। कुछ लॉजिक नहीं है ज्यादा उसमें, कुछ दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों ने ज्यादा। गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। बस आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था, जो इनिशियल फॉर्मूला पता होने की जरूरत है, जो आप लोग लोअर क्लासेस में सीखते हो। अगर वो इनिशियल फॉर्मूला आपको पता है, बाकी का काम आपका हो जाएगा। डन। एनीबडी इज हैविंग अ डाउट कैन आस्क। बोलिए, किसी को डाउट है? सब लोग का क्लियर होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी क्लियर विथ ईच एंड एवरी स्टेप्स। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। बहुत ही बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, सब लोग को अगर ये चीज समझ में आ गई, तो अगली वाली चीज तो आपको और पसंद आएगी। अगली वाली चीज तो आपको और पसंद आएगी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये है मेरा 4th वाली पेज। अच्छी तरह से मेरी बात को ध्यान से देखना, अच्छी तरह से मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं लीनियर मोशन के बारे में, और मैं यहां बात कर रहा हूं रोटेशनल मोशन के बारे में। लीनियर मोशन में F इज इक्वल टू ma लिखा जाता है। सब लोगों को यह बात पता हो। F लीनियर फोर्स है, M मास है, A लीनियर एक्सेलरेशन है। अगर मुझे यही फॉर्मूला रोटेशनल में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? कल मैंने आपको इसका हिंट दिया था। अगर लीनियर मोशन में आप किसी चीज को फोर्स बोलते हो, तो रोटेशनल मोशन में आप उस चीज को टॉर्क बोलते हो। कल के लेक्चर में इससे मिलाया था, कल के लेक्चर में इससे मुलाकात हुई। घूमने वाली फोर्स, कोई चीज, कोई ऐसी फोर्स जो आपके ऑब्जेक्ट को गोल घुमा दे, उसको आप टॉर्क बोलते हो। पर कोई ऐसी फोर्स जो आपके ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन करवाए, उसको सिर्फ फोर्स बोलते हो। यह बात आपने हरदम याद रखनी है। अगर आप रोटेशनल मोशन कर रहे हो क्लास, तो आपके जो फोर्स है, वो फोर्स आपके ऑब्जेक्ट को गोल घुमा रही है, रोटेट करवा रही है। तो आप फोर्स बोलोगे कि आप टॉर्क बोलोगे? आप टॉर्क बोलोगे। कभी भी आप किसी बाइक का रिव्यू देख लो, आप किसी कार का रिव्यू देख लो, साफ साफ लिखा रहता है इट प्रोड्यूसेस दिस मच 60 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट टॉर्क इन बाइक्स एंड कार्स? बिकॉज टॉर्क के बारे में मतलब ये होता है एक ऐसी फोर्स जो आपकी बाइक और कार जनरेट करती है, जिससे आपका टायर घूमता है। इसलिए बाइक और कार में टॉर्क वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। पर मैं अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मुझे इतना पता चला कि एफ की जगह पे टॉर्क लिखा, एफ की जगह पे टॉर्क लिखा, इक्वल टू साइन डाल दूं, इक्वल टू साइन डाल दूं, बराबर है। ये कौन है? ये मास है। मुझे मेरे टीचर ने सिखाया, मुझे मेरे टीचर ने सिखाया कि अगर लीनियर मोशन में कहीं पे मास लिखा होगा, तो रोटेशनल मोशन में वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया ये वाला ए है, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन। पर मैं रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ रहा हूं, तो मैं अल्फा लिखूंगा। मेरा नया वाला फॉर्मूला तैयार है। देखा, देखा कमाल देख रहे हो? कल के लेक्चर का आज कमाल देख रहे हो? अगर कल का लेक्चर ध्यान से बैठे हो, समझे हो, रिवाइज किया है, तो जो कमाल, जो इंपॉर्टेंस वहां पे मास रखता है, वही इंपॉर्टेंस रोटेशनल मोशन के अंदर आई रखता है। आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रही है? क्या ये मैपिंग सबको समझ में आया? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस मैपिंग? एवरीबडी इज ओके विद दिस मैपिंग? क्लियर विथ ऑल ऑफ दिस थिंग? गिव मी a yes or no all of you। हाँ या ना? हाँ या ना? सब लोग को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाउ वी विल
डिराइव टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब हम लोग इसको डिराइव करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी आपने सिर्फ मैप किया है ना, आपने सिर्फ किया है मैप किया है। मैप मतलब क्या, इधर देखा इधर लिखा, बस फोर्स की जगह पे टाउ, एम की जगह पे आई, ए की जगह पे अल्फा, खत्म। इसके आगे आपने अभी तक से कुछ नहीं किया ना। अभी हम इस वाले फॉर्मूले को डिराइव करेंगे जैसे आपने अभी ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया। और इस वाले फॉर्मूले के स्टार्टिंग में मैंने आपको इसी तरह का मैपिंग बताया था, ये देखो दिख रहा है, ये था आपका लीनियर मोशन, ये था आपका रोटेशनल मोशन, P की जगह पे L, M की जगह पे I, V की जगह पे ओमेगा। पर इसको डिराइव किया कि नहीं किया, डिराइव करके दिखाया कि नहीं दिखाया अभी। सिमिलरली अब हम लोग इस वाले फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, तैयार है सब लोग? उसके पहले क्यों ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, है ना। आपको एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए। एक क्या रिलेशनशिप पता होना चाहिए, A इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। क्या, A इज इक्वल टू आर अल्फा। जैसे कि आपने अभी कौन सा फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला एक फॉर्मूला देखा था आपने। लीनियर वेलोसिटी इज डिस्टेंस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हमने ये फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, अब हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल इस वाले डेरिवेशन में करेंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अगर बस ये वाला फॉर्मूला आता है और ये वाला फॉर्मूला आता है तो आपका काम इजीली हो जाएगा। सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं। हम निकालने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारे टॉपिक का नाम है। हम टॉर्क का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। हम टॉर्क का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं किसके टर्म्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में। मतलब हम लोग ये वाला फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बेटा ये फॉर्मूला है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वैसे ही a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंगुलर ये लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। रिलेशनशिप डन। स्टार्ट करूं, डेरिवेशन स्टार्ट करूं? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। शुड आई स्टार्ट द डेरिवेशन? a इज इक्वल टू आर अल्फा सबको याद रहेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा सबको याद रहेगा। स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम लिखें। ईशांत, are you attending the lecture for the first time? If you are attending the lecture for the first time, then please don't ask me what is alpha and all that. अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर बैठ रहे हो तो अल्फा क्या है सबको पता है। यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? सर्कुलर मोशन पढ़ाते वक्त अल्फा के बारे में बातचीत हो गई है, उसके डायरेक्शन के बारे में बातचीत हो गई है। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन में सिर्फ अल्फा ओमेगा यही सब चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मूला? आई एम मेकिंग द डायग्राम। सब लोगों ने ध्यान से डायग्राम को देखना है, अच्छी तरह से डायग्राम को देखना है। ये वाला आपका एक बॉडी, ठीक है, इस बॉडी से गुजरती हुई एक एक्सेस। ऐसा मानिए कि ये पूरी की पूरी बॉडी अल्फा नाम के एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है। पार्टिकल चूज करिए,
कोई पार्टिकल है m1, उसका डिस्टेंस है r1। ऐसे मानिए कि जब ये पार्टिकल घूम रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F1। अब आपको मेरा नॉन यूसीएम वाला लेक्चर याद करना है और उसमें आपको मेरा पंखे वाला एक एग्जाम्पल याद करना है कि मैंने आपको यह बताया था कि अगर ट्रेन के अंदर पंखा बंद पड़ जाता है तो आपको उसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगानी पड़ेगी, जिस वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, जिस वजह से पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। आपको मेरा नॉन यूसीएम वाला लेक्चर याद करना पड़ेगा, जिस नॉन यूसीएम वाले लेक्चर में मैंने आपको 3 चीजों के बारे में बताया था। एक तो मैंने आपको रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी दी थी, जिसको AR बोला जाता है। उसके बाद मैंने आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी दी थी, जिसको AT बोला जाता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको टेंजेंशियल फोर्स भी लगाना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने आपको एक पंखे वाला एग्जांपल दिया था। मैंने आपको यह बोला था कि अगर ट्रेन में पंखा बंद पड़ा हुआ है तो उस पंखे को चलाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए आप कैसी फोर्स लगाएंगे? आप एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। तो अगर इस टॉपिक में वी वांट दैट द एक्सेलरेशन शुड टेक प्लेस, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा पार्टिकल, हमारा पूरा का पूरा बॉडी एक्सेलरेट करे, तो हर एक पार्टिकल के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगनी चाहिए, तब आपकी बॉडी एक्सेलरेट करेगी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। मैं बोल रहा हूं कि ये पार्टिकल, ये पूरी की पूरी बॉडी एक एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है, इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तभी तो घूम रही है, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से आपकी बॉडी एक्सेलरेट करेगी। क्या आप ये रिलेट कर पा रहे हैं? एवरीबॉडी इज एबल टू रिलेट दिस टॉपिक विद द नॉन यूसीएम वाला टॉपिक? गिव मी यस और नो। फटाफट सब लोग का मुझे रिप्लाई आना चाहिए। चैप्टर बहुत ही वास्ट है, अगर नहीं पढ़ोगे रेगुलरली तो फिर यार, फिर खतरनाक वाला काम है। फिर तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारा मन करेगा कि मैं आगे का लेक्चर अटेंड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि आप पिछले लेक्चर्स को याद नहीं कर रहे। आप मेरे भरोसे बैठे हो, आपको लग रहा है मैं ये नोट्स इकट्ठा करता हूं। आप यहाँ पे नोट्स इकट्ठा करने के लिए आ रहे हो। नोट्स इकट्ठा करने से आपके मार्क्स नहीं आने वाले, नोट्स आने से, पढ़ने से आपके मार्क्स आने वाले। ये बात आपने समझनी है। गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट और द नॉन यूसीएम टॉपिक। फटाफट सब लोग का रिप्लाई, मुझे सब लोग का रिप्लाई नहीं आया। फटाफट सब लोग को रिप्लाई करना है। क्या सबको समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स किस खुशी में दिखा रहा हूं? Why in the diagram I'm showing you a tangential force? Everybody should be giving an yes or no for that thing. Tangential force लगेगा तभी तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, उसके बिना कैसे आएगा? इसलिए हम वहां पे टेंजेंशियल फोर्स शो कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब डेरिवेशन चालू करते हैं। सिर्फ 3-4 स्टेप्स में डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने ध्यान देना है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है डेरिवेशन में। 3 डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी का, एंगुलर मोमेंटम का और टॉर्क का। तीनों डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट मतलब लिखना है, लिखना है, लिखना है, बाद में पार्टिकल्स को एडअप कर देना है, सेम फॉर्मेट। सबसे पहले मैं ये निकालना चाहता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स विल लाइक, सर पार्टिकल की क्यों बात करते हो, रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, बॉडी की बात करो। अरे बाबा, पहले पार्टिकल का निकाल लो, बाद में सारे पार्टिकल्स की फोर्सेस को ऐड कर दो, आपको टोटल बॉडी का मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बराबर है कि नहीं? तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? टोटल बॉडी का निकालना ही है, निकाल लेंगे, टेंशन मत लो। उसके पहले जरा एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी जैसे आपने देखा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया जो पहले से ही आपको पता होना चाहिए था। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने किया कि नहीं किया? जब हमने अभी एंगुलर मोमेंटम निकाला, क्या फॉर्मूला था? एंगुलर मोमेंटम इज आर इंटू लीनियर मोमेंट। ऐसा एक फॉर्मूला यहां पे भी होगा। कहां पे? टॉर्क वाले में होगा। पहले मैं उसके बारे में आपसे जानकारी दे देता हूं आपको। क्या फॉर्मूला मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है? टाउ इज इक्वल टू
आर क्रॉस एफ, या आप इसको लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। और अगर आप थीटा को 90 डिग्री मान लेते हो मैक्सिमम, तो टाउ का फॉर्मूला आ जाता है आर एफ। 11th स्टैंडर्ड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में इस फॉर्मूले से मुलाकात की होगी। 11th स्टैंडर्ड में जब लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना आपने सीखा था, 11th स्टैंडर्ड में मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना सीखा था, तो वहां पे आपने ये फॉर्मूला देखा था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिकॉज दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई यू टेक 90 and that's why the 90 gets sin 90 gets गायब and you are left with tau is equal to rf। मोमेंट ऑफ फोर्स इन 11th स्टैंडर्ड कभी सुना? टॉर्क नाम का वर्ड 11th स्टैंडर्ड में कभी सुना? ये वाला फॉर्मूला कभी देखा है 11th स्टैंडर्ड के अंदर? देखा होगा यार, कम ऑन, कोई तो बंदा होगा जिसने ये फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा। देखा है क्या किसी ने ये फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में देखा है क्या? बुक में है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर 11th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला आपको दिखाई देगा टॉर्क का। पहले वाला फॉर्मूला भी 11th स्टैंडर्ड का ही था। बोलो बोलो बोलो, क्या ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करें यहाँ पे? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मूला? वैसे भी टेंशन नहीं लेना, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं भी पता था तो इसका डेरिवेशन वैसे भी नहीं करना है। आज नहीं, कल नहीं, आज नहीं पता था, अभी पता चल गया तुम लोग को कि ऐसा कोई फॉर्मूला टॉर्क का होता है, बस खत्म। देखा है पर याद नहीं आ रहा। मुझे पता है कि तुम लोग को याद नहीं आएगा, मुझे पता है कि तुम लोग को याद नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक भी लेके आया हूं, ताकि मैं तुम लोग को दिखा सकूं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई इंपॉर्टेंट है। ये देखो, 11वीं क्लास की टेक्स्ट बुक से दिखा रहा हूं, ठीक है? दिस इज द 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ये देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला जो मैंने यहां पे लिखा, ठीक है? टेंशन नहीं ले। वैसे ही जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला दिखा है आरपी, वो भी था। दोनों बातें आपको पता रहनी चाहिए। नहीं पता थी, नहीं देखा कभी 11th में, अगर आपको ये लगाना नहीं आता, आपको पता ही नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क कैसे लगाते हैं, ये फॉर्मूला इंटेंसिटी बैच में पक्का सिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तुम्हें पता है इंटेंसिटी बैच में 11th और 12th दोनों का पढ़ रहे हैं। तो जब लॉज ऑफ मोशन के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो टॉर्क लगाना अनिवार्य चीज है। टॉर्क लगाना आपको आना ही चाहिए, और अगर आपको टॉर्क लगाना नहीं आता, मैं गारंटी लेता हूं आ जाएगा। पर फिलहाल के लिए इसको डन बोल दो, ऐसा फॉर्मूला है, बस ऐसा मान लो कि मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद नहीं आ रहा, पता था, पढ़ा था, भूल गए, जाने दो, आगे बढ़ू। आगे बढ़ू, 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है, 12th स्टैंडर्ड की नहीं है, 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से आपको दिखा रहा हूं मैं। गिव मी अ यस और नो फॉर दिस फॉर्मूला। कैन आई मूव फॉरवर्ड? कैन आई मूव फॉरवर्ड? हो जाए, हाँ या ना हो जाए? कम ऑन एवरीबॉडी, टेंशन नहीं लेना है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां होगा, इस वाले का होगा यहां पे। क्या मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर सकता हूं? कैन आई स्टार्ट द डेरिवेशन? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पहली चीज जो मैंने यहां लिखी थी मैंने कट कर दी, वापस लिखता हूं। फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। हर एक पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। ईच पार्टिकल के फोर्स के बारे में बात करना है। जरा इसको हम गायब कर देते हैं। हाँ, हर एक पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल टू एम ए। आप जानते हैं ना ये फॉर्मूला, बराबर है ना? सब पार्टिकल की फॉर्मूले के बारे में आप जानते हैं। F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला, सादा वाला फॉर्मूला। पहले वाले पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स m1 a1। परंतु मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला सीखा, A इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर, या आर अल्फा। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला सीखा, तो क्यों ना इसके बदले, A के बदले मैं कुछ और सब्स्टिट्यूट करूं? क्या मैं लिख सकता हूं m1 a1 की जगह पे मैं लिख देता हूं r1 अल्फा। a1 इज r1 अल्फा। सिमिलरली अगर मुझे दूसरे पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स निकालनी है तो m2 a2।
m2 a2 will be r2 times alpha dot 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 fn will be mn an mn rn alpha. डन विद द फर्स्ट स्टेप. किसी को फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन आर अल्फा होता है, r1 अल्फा, r2 अल्फा, rn अल्फा. एवरीबॉडी इज ओके विद द फर्स्ट स्टेप? आगे बढ़ू? नो प्रॉब्लम विद द फर्स्ट स्टेप? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके सब लोग? पहले ही पूछ रहा हूं वरना 3-4 स्टेप करने के बाद फिर तुम लोग बोले सर किधर हो गया ये स्टेप वो स्टेप. डन है? एनी डाउट्स? एनीबॉडी इज हैविंग अ डाउट इन द फर्स्ट स्टेप? सिंपल सब्स्टिट्यूशन. ओके ओके. अब क्या करोगे? टॉर्क ऑन ईच पार्टिकल निकालो. क्या फॉर्मूला सीखा टॉर्क का? टाउ इज इक्वल टू आर एफ. पहले वाले पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क R1 F1. R1 F1 कितना है? M1 R1 अल्फा. लिखो M1 R1 अल्फा. अच्छे से लिखो. M1 R1 और R1 R1 स्क्वायर अल्फा. बढ़िया बढ़िया. दूसरे वाले पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क निकालो. R2 F2. R2 F2 F2 ये रहा M2 R2 अल्फा. अच्छे से लिखो. M2 R2 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 का स्क्वायर अल्फा डॉट 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 डॉट. nth पार्टिकल का टॉर्क कैसे आएगा? Rn Fn. Rn Fn कितना है भाई? ये रहा Mn Rn अल्फा. Mn Rn और Rn मिलके Rn का स्क्वायर अल्फा. गिव मी अ यस और नो फॉर द सेकेंड स्टेप. क्या सब लोग को समझ में आया किस तरह से मैंने हर एक पार्टिकल का टॉर्क निकाला? और मुझे कोई बताएगा अगला स्टेप क्या है? मुझे नहीं पता अगला स्टेप क्या करेंगे. बताओ आप जरा, क्या करना चाहिए अगले स्टेप में? बताओ बताओ. देखते हैं अभी आप लोग क्या सजेस्ट करते हो. कितना आज के लेक्चर में आपको समझ में आया? हाँ, आप क्या चाहते हो? आप पूरे बॉडी के टॉर्क निकालना चाहते हो ना? आपका मुद्दा क्या है? डू यू वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ द बॉडी? बराबर है कि नहीं? सब लोग को बात समझ में आ रही है? कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे? टॉर्क ऑफ द बॉडी, जिसको आप लिखोगे टाउ. कैसे करेंगे? सारे पार्टिकल का टॉर्क ऐड कर दीजिए तो आपको बॉडी का टॉर्क मिल जाएगा. बराबर है कि नहीं है? तो सारे पार्टिकल्स का अगर मैं टॉर्क ऐड कर रहा हूं तो क्या मैं अल्फा कॉमन निकाल सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते? निकालो अल्फा कॉमन. M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर, और सब में से अल्फा बाहर. आइला, मैंने इसको कहीं तो देखा है. तुम लोग ने देखा है? हैव यू सीन दिस थिंग समवेयर? आई थिंक दिस इज समथिंग. मुझे लगता है ये ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है इसको कुछ तो बोलते हैं. क्या बोलते हैं? व्हाट इज द थिंग दैट इज रिटन इन ब्रैकेट? कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज द थिंग दैट इज रिटन इन ब्रैकेट? क्या है ये? बोलो बोलो. ब्रैकेट में लिखी हुई चीज क्या है? बोलो. डिराइव्ड. डिराइव्ड. ये देखो, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मस्त, एकदम क्लियर है. देखा? 1 2 3 खत्म. ज्यादा टेंशन का काम नहीं, कुछ काम नहीं. ऐसे ही पिछले वाला डेरिवेशन भी ऐसे इतना ही सिंपल है. ऐसे ही सिंपल है. बस तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसकी मदद से एक नया फॉर्मूला निकालने आएगा. बस इतने फॉर्मूले से इतने फॉर्मूले तक जाने की कहानी है. ये फॉर्मूला सीखा है 11th क्लास में. इसके पहले वाला फॉर्मूला जो मैंने एंगुलर मोमेंटम का बताया वो भी सीखा 11th क्लास में. 12th क्लास में आके तुमने सीखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो डिमांड क्या आई? बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में क्या फॉर्मूला निकलेगा? तो फिर हमने ऐसे निकाला. अब देखिए, तुम्हें मैं ये टॉपिक ये ऐसे पढ़ा के भी खत्म कर सकता था. कैसे? देखो, लीनियर मोमेंटम में एफ होता है, रोटेशनल मोशन में टा होता है.
लीनियर मोमेंटम में मास होता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ए की जगह पे अल्फा होता है। वेरी गुड, खत्म टॉपिक। पर यार आपको एग्जाम में डेरिवेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो जैसे मैंने डिराइव किया है आप लोग भी एग्जैक्टली वैसे ही डिराइव करेंगे। आप लोग को लिखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल, आप हर एक पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स निकाल रहे हो, फिर आप हर एक पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क निकाल रहे हो, फिर आप हर एक पार्टिकल बॉडी पे लगने वाला टॉर्क निकाल रहे हो। सर एग्जाम में आएंगे, ऑब्वियस ही बातें आएंगे, तभी तो इतना पढ़ा रहे हैं, वरना आपको इतना पढ़ा के छोड़ दिया होता अभी तक से। तो बराबर है कि नहीं है? ईशांत, वेयर इज ओमेगा? कहाँ ओमेगा है? बताओ जरा मेरे को, कहाँ ओमेगा है? इसको अनम्यूट करना पड़ेगा। किधर ओमेगा दिखा, जरा मेरे को बता तू। हाँ बोल, लास्ट पेज ही है। आज म्यूट किया मैंने आपको, बोलो जरा किधर है ओमेगा? हाँ अनम्यूट किया है मैंने आपको, बोलो किधर ओमेगा है, देखता हूं मैं। सर वो लास्ट पेज पे। हाँ लास्ट पेज पे ही है, बोलो। किधर है ओमेगा? नहीं, पिछले वाला पेज। ये लीजिए। हाँ, वो ए इक्वल टू जो आर अल्फा लिया है ना, तो हमने ओमेगा की जगह पे अल्फा लिया है ना, क्या तो क्या क्या? अल्फा ए इज इक्वल टू? आर अल्फा। हाँ। तो ओमेगा की जगह पे हमने अल्फा लिया। अल्फा तो एक्सेलरेशन है और ओमेगा तो नहीं वेलोसिटी नहीं, है। ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्मूला। जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं, वैसे a इज इक्वल टू आर अल्फा लिखते हैं। These are not same formula, these are two different formulas. I just gave you an example. जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वैसे a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। इन दोनों फॉर्मूले का संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्फा की जगह पे ओमेगा लिखा है, ऐसा नहीं है। समझा ईशांत? अरे पक्का क्लियर है? पक्का? हाँ, anyone is having a doubt in this? Anybody having doubt in this? Come on come on come on, सबको ओके है क्या? आगे बढ़ सकता हूं फिर मैं? फीलिंग आ रही है, थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है कि अभी आज के लेक्चर में हमने दो डेरिवेशन किए, दोनों के दोनों डेरिवेशन एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉपी हैं। सिर्फ आपको इन दोनों के बीच की कड़ी पता होनी चाहिए, बस कड़ी पुट करो, काम खत्म करो। आज आपके लेक्चर में आपने दो फॉर्मूले सीखे हैं, दोनों फॉर्मूलेज आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। डन है एवरीबॉडी?